हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो सीरीज के सभी क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि इकोनॉमिक्स से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज के लिए हम काफ़ी मेहनत करके केवल वैसे क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो सीरीज के सभी क्वेश्चन का जरूर तैयारी कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसी तरह से तैयारी करवाया जाता है। और इस वीडियो सीरीज का भी बहुत सारा वीडियो आप लोगों को आगे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको याद होता चला जाए। ठीक है, आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मांग के नियम का संबंध है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी जटिल तरीका से इसको हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा गया, मांग के नियम का संबंध है। मांग का जो नियम होता है, मांग डेट मीन्स डिमांड, ठीक है, उसका संबंध किससे होता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि मांग का जो संबंध होता है वो मूल्य और आय के बीच होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी वस्तु का मूल्य अगर क्या हो जाए, घट जाए, तो उसका मांग बढ़ जाता है। मतलब अगर किसी वस्तु का कीमत कम हो जाए तो लोग उसे क्या करने लगते हैं, हम अधिक खरीद लेते हैं। या अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाए कि मूल्य अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो मांग उसका क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का दाम अगर बढ़ गया तो लोग उस चीज़ों को खरीदना क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और आय से भी डायरेक्ट इसका संबंध है। कैसे, क्योंकि देखिए अगर आय मीन्स होता है आमदनी, आमदनी मीन्स आपके पास पैसा होगा तब आप किसी वस्तु को खरीदेंगे। ठीक है, अगर तो यहाँ पर आपका सीधा संबंध बनेगा कि अगर आपके पास मतलब जिस क्षेत्र के लोगों का आय अच्छा है तो वहाँ पर उसका मांग, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, टाइल्स का दुकान खोलना है। ठीक है, टाइल्स का दुकान खोलना है तो आप क्या करेंगे, अगर आप चले जाएंगे गांव वाले इलाके में टाइल्स का दुकान खोल देंगे जहाँ के लोगों का आय क्या है, कम है, तो वहाँ पर टाइल्स का मांग क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख रहे हैं कि आय से डायरेक्ट कनेक्शन है किसका, मांग का। गांव वाले इलाके में आपका जो टाइल्स है वो कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वहाँ के लोगों का आय क्या होता है, कम होता है। तो आय कम होने से मांग आपका कम सकता है। और अगर आय बढ़ जाए, ठीक है, अगर आय अधिक हो तो मांग भी क्या होता है, बढ़ता है। इस तरह से आप समझेंगे कि मांग के नियम का जो संबंध है वो मूल्य और आय के बीच होता है। इस तरह से आप लोग जो है डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है। सामान्य कीमत स्तर में अगर वृद्धि हो जाए तो उससे हम क्या कहते हैं, सिंपली ये आपको बताना है। ठीक है, तो 2 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा। अस्फीति कहते हैं उसे क्या कहते हैं, अस्फीति कहते हैं जनरली अगर कीमत में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए तो। ठीक है, आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के मोबाइल ऐप जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, क्लास नोट्स, इसके बाद मॉडल पेपर, सभी का जो PDF है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यानी तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी इंटर। ठीक है, LGR स्टडी ऐप करके सर्च कीजिएगा या फिर LGR स्टडी इंटर करके सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में आपको प्ले स्टोर पर हमारा ऐप आ जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पूछा जा रहा है कि औसत उत्पादन वक्र की आकृति होती है। औसत उत्पादन वक्र, वक्र मीन्स ग्राफ जो होता है, उसका आकृति कैसा होता है, यह आपको क्या करना है, बताना है। तो 3 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि उल्टे यू की तरह होता है, उल्टा यू के आकार का होता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल्का हम छोटा कर देते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिख सके। हाँ, अब आप जो है पूरा देख पा रहे होंगे। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि किसी परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र जो है दाईं ओर खिसक जाता है। सॉरी, किस बोला गया कि किस परिस्थिति में
जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। वह कौन सा परिस्थिति होता है जिस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र जो है, वक्र मीन्स ग्राफ जो है, वो क्या होता है तो दाईं ओर खिसक जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि आपको बता दे डी यानी कि ए एवं सी, ठीक है, ए एवं बी, ए एवं सी जो है दोनों ही सही होगा, क्योंकि वो जो स्थिति है वो संसाधनों की वृद्धि से भी हो सकता है, यानी तकनीकी में सुधार से भी हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि भाई पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है। वैसा बाजार जहाँ पर फुल्ली कंपटीशन हो, फुल्ली कंपटीशन मतलब बहुत अधिक कंपटीशन जहाँ पर हो। जैसे आप जो है देखते होंगे मार्केट में कि जैसे सोना का दुकान है तो पूरा उस एरिया में पूरा सोना का ही दुकान होता है। कहीं पर अगर जो मान लीजिए कि सब्जी है तो वहाँ पर पूरा सब्जी का ही दुकान होता है, तो वो मार्केट कहलाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। वहाँ पर जो है जो दुकानदार होते हैं वो मनमाना नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ों का जो मूल्य है वो बढ़ा करके ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है कंपटीशन है, वो अगर ज़्यादा में देगा तो बगल वाला उसको मेन रेट पर देगा। तो इस बाजार को कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। और आपको यहाँ पर बताना है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में औसत मांग, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीमांत मांग एवं मूल्य के बीच क्या संबंध होता है, यह आपको बताना है। औसत मांग, सीमांत मांग और मूल्य के बीच क्या संबंध होता है, कहाँ पर? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर, यह आपको बताना है। तो 5 का जो डी ऑप्शन है आपका सही होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि पी जो होगा वो बराबर होगा ए आर का, और एम आर जो होगा वो, और ए आर जो होगा वो एम आर के क्या होगा, बराबर होगा। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि कारक लागत पर, है ना, क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, तो 6 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा। डैट मीन्स राष्ट्रीय आय कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप 7 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल, मतलब सकल घरेलू उत्पाद जब हम काउंट करते हैं, जब उसको गिनते हैं तो उसमें केवल किसको सम्मिलित किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो 7 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा, यानी कि अंतिम वस्तुओं को उसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा है कि यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगा? बढ़ती हैं, घटती हैं, स्थिर रहती हैं, क्या होगा? अगर क्या हो जाए कि पूरक वस्तुओं के मूल्य में कमी आ जाए, दैट मीन्स पूरक वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसके मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बताना है। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पूरक वस्तु क्या होता है। ठीक है, तो पूरक वस्तु क्या होता है यह आप समझिए। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉपी है, ठीक है, कॉपी है और दूसरा है कलम। तो आपको बता दें कि कलम और कॉपी जो है एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। कॉपी के बिना कलम का काम नहीं चलेगा, और कलम के बिना कॉपी का कोई वैल्यू नहीं है। तो कलम और कॉपी जो है एक दूसरे को पूरा करता है। ठीक है, पूरा करता है। तो इस वैसा दो वस्तु या दो से अधिक वस्तु जो एक दूसरे के साथ यूज किया जाता है उसको हम कहेंगे पूरक वस्तु। जैसे कॉपी और कलम आपका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आपसे रिलेटेड उदाहरण है। तो कॉपी और कलम क्या है? एक दूसरे का पूरक है। डैट मीन्स वो एक जो है दूसरे को पूरा करता है, एक के बिना दूसरा क्या होता है, अधूरा हो, तो उसको कहते हैं पूरक वस्तु। जैसे आपका मार्कर और बोर्ड इस तरह से भी आ सकता है। तो आपको यह बताना है कि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु का जो मांग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यह याद कर लीजिए कि जैसे मूल्य में कमी आएगा, कीमत मतलब जो है उसका कीमत अगर कमेगा तो मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप सभी समझते हैं किसी भी वस्तु का अगर कीमत कम हो जाए तो लोग उसको ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। तो 8 का यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जान सकते हैं, बढ़ेगी। क्या होगी? तो बढ़ती है। मूल्य जैसे ही कमेगा तो याद रखिएगा, जैसे ही मूल्य कमा तो क्या होगा, मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मूल्य बढ़ा तो मांग क्या होगा, कमेगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप
9 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। कौन सा ऐसा संसाधन है जिसको संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, भूमि में से जो है जमीन से रिलेटेड जो संसाधन है उसके अंतर्गत हम नहीं रख सकते हैं। तो देखिए नदी जो है वो जमीन से संबंधित है, जंगल जमीन से संबंधित है, खादान जितने भी है, कोयला खादान होता है, इसके बाद जितने भी खादान होते हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, तो जितने भी हम जो है संसाधन निकालते हैं अंदर से, वो सभी सभी ज़मीन से संबंधित है। लेकिन मशीन जो है वो ज़मीन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम, ठीक है, अंतिम ऋणदाता किसे कहते हैं, किसे कहा गया है। अंतिम ऋणदाता, अगर कोई ऋण न दे तो वो देता है, कौन है अंतिम ऋणदाता, यह आपको बताना है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। 10 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक को हम अंतिम ऋणदाता कहते हैं, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप 11 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। कौन सी ऐसी आर्थिक क्रिया है जो अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया जाता है। तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। आप याद रखेंगे ए और बी दोनों होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं हैं उसको भी शामिल किया जाता है, और जो दूसरा है वो है सीमित संसाधनों से जुड़ी जितने भी आर्थिक क्रिया उसको भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप 12 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं, या आपको क्या करना, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं यह बताना है आपको। तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से सभी, क्योंकि उत्पादन भी आर्थिक क्रिया है, उपभोग होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हैं, उपभोग भी आर्थिक क्रिया है। इसके बाद आपका जो है विनिमय एवं निवेश जो है यह भी आर्थिक क्रिया है। ये सभी के सभी आर्थिक क्रिया हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि समष्टि, ठीक है, समष्टि जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। 13 का डी ऑप्शन से होगा। इनमें से सभी का अध्ययन किया जाता है, वो राष्ट्रीय आय हो या फिर पूर्ण रोजगार हो या फिर कुल उत्पादन हो, सभी का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के शाखा के बारे में आपको बताना है। तो 14 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि आपको बता दें कि वस्तु कीमत निर्धारण हो या फिर संसाधन कीमत निर्धारण हो या फिर आर्थिक कल्याण हो, सभी के सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है, उत्पादन के साधन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 15 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। सभी है, क्योंकि आप भूमि हो, श्रम हो या फिर पूंजी हो, सभी का जरूरत पड़ता है किसके लिए, तो उत्पादन करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा है कि निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। ठीक है, तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका जो है सी होगा। यहाँ पर मुद्रा आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 17 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो कैसा होती है। ठीक है, तो 17 का यहाँ पर आपका जो आप ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि अक्ष की ओर नतोदर होती है, दैट मीन्स अक्ष की ओर झुकी होती हैं, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। ठीक है, आर्थिक समस्याएं जो दर्शाता है उस वक्र का आपको नाम बताना है। तो 18 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उत्पादन संभावना वक्र आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 19 नंबर क्वेश्चन को। पूछा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 19 का डी ऑप्शन से होगा, क्योंकि ऊपर जितने भी कथन है सभी सही है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कथन है वो दिया गया है कि उपयोगिता का अर्थ जो है आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, सही बात है। दूसरा है कि उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, सही बात है। अगर इच्छा होगा तो आप किसी भी वस्तु को जो है डिमांड बढ़ा सकते हैं उसका। नेक्स्ट है कि वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देता है, सही बात है।
अगर उपभोग का इच्छा बढ़ेगा, किसी भी व्यक्ति में उसको खर्च करने की, अगर जनता में किसी भी वस्तु को खर्च करने की या फिर यूज करने की इच्छा बढ़ेगा तो उपयोगिता का जन्म होता है, यह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा कि यहाँ पर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं, उपयोगिता का विशेषता आपको बताना यहाँ पे, ठीक है। तो 20 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं उपयुक्त सभी, क्योंकि उपयोगिता एक जो है मनोवैज्ञानिक धारणा है, यह भी सही बात है। उपयोगिता जो है व्यक्ति परक होती है, यह भी सही बात है। उपयोगिता का विचार जो है विचार सापेक्ष होता है, यह भी क्या है, सही बात है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दोनों जगहों पर आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, ठीक है, LGR स्टडी ऐप सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। LGR स्टडी ऐप 12th सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।